2-4 दिन पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया था। वो ट्वीट आप यहाँ देख भी सकते हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ। उन्होंने 4 दिन पहले ये ट्वीट किया था, LIC की पूंजी अदानी को, SBI की पूंजी अदानी को, EPFO की पूंजी भी अदानी को। मुदानी की खुलासे के बाद भी ये उन्होंने कुछ नया लेके आया है। मुदानी, मोदी और अदानी को मिला के, चलो जो भी है। जनता की रिटायरमेंट की पैसा अदानियों की कंपनी में निवेश क्यों किया जा रहा है, ये उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने साथ में ये भी बोला, प्रधानमंत्री जी ना जांच ना जवाब, आखिर इतना डर क्यों। ये ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की डर से बनारस चले गए, लेकिन बाद में पता चला नहीं, ऐसा नहीं है। बनारस में बहुत सारा प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन होने वाला है, इसीलिए उन्होंने बनारस किया। चलो जो भी है, मैं राहुल जी से बोलना चाहता हूं कि अगर सवाल बच्चों जैसी हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। आप एक ऑपोजिशन लीडर हैं, सिर्फ यही नहीं, आप प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं। आपको जानना चाहिए कि पीएफ की पैसा, पीएफ है क्या, पीएफ की पैसा कहां लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है और कौन लगाता है। अगर आपको नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको इसके बारे में पढ़ाई भी करना चाहिए। अगर आपको पता है फिर भी आप ये सब बोल रहे हैं, इसका मतलब आप देशवासियों को बेवकूफ समझ रहे हैं या तो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो भी मैं इस वीडियो में खुलासा करने जा रहा हूं, इससे आपको बहुत सारा EPFO के बारे में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। वीडियो की लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एंटरटेनमेंट टीवी। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि EPFO है क्या। EPFO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जितना भी एम्प्लॉइज है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट कंपनी का हो, उसका जो सैलरी होता है, सैलरी से एक अमाउंट प्रोविडेंट फंड PF नाम के डिडक्ट किया जाता है। उसके साथ एम्प्लॉयर भी एक पैसा उसके साथ जुड़ा के वो PF अकाउंट में जमा किया जाता है। पूरा सर्विस टर्म खत्म होने के बाद एम्प्लॉय को वो पैसा वापस दिया जाता है विथ इंटरेस्ट, ताकि रिटायरमेंट के बाद जब उनको सैलरी नहीं मिलेगा तब उसी पैसे से उनको बाकी जिंदगी आराम से वो गुजर सके। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया में लगभग 27 करोड़ PF अकाउंट होल्डर है और ये 27 करोड़ अकाउंट होल्डर की जो जमा राशि है, इसको मिला के बनता है लगभग 17 लाख करोड़। अब ये मत पूछना कि 17 लाख करोड़ में कितना शून्य होता है, चलो भाई देखिए। और ये जो 27 करोड़ जो एम्प्लॉई है, जो PF अकाउंट होल्डर है, ये जब रिटायरमेंट में आ जाएंगे तब उनको ये PF जमा राशि उनका कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उनको वापस दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये इंटरेस्ट 8.15% चल रहा है। हर साल ये चेंज होते रहते हैं। पहले था 8.1%, अभी 0.005% ये बढ़ भी गए। और दोस्तों, सवाल जब इंटरेस्ट की है, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ये पैसा अगर आपका अकाउंट में पड़े रहे तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा नहीं। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इस पैसे को दूसरा किसी जगह पे निवेश करके वहां से प्रॉफिट कमा के आपको आपका पैसा देना है। यही टोटल फंडा है। अभी आपका दिमाग में शायद ये सवाल चल रहा है कि पैसा कहाँ निवेश करना है और कौन करता है। ये जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स जो है 1952, इसमें साफ तरीके के लिखा हुआ है कि ये कौन निवेश करता है, वो कर सकता है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि ये जो 17 लाख करोड़ रुपया जो है, ये पैसा कहाँ निवेश किया हुआ है। दोस्तों, लास्ट जो फिगर हमारे पास आया है 31 जनवरी 2023, बस 2 महीने के पहले का बात है। ये जो 17 लाख करोड़ रुपया जो है, ये गवर्नमेंट ने कहाँ निवेश किया हुआ है, ये पहले हम एक बार देख लेते हैं। ये 17 लाख करोड़ में से 8,12,000 करोड़ आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा हुआ है, जो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड प्लेस है। 2,85,000 करोड़ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया गया है और 30,000 करोड़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो है शेयर में इन्वेस्टमेंट कितना है। शेयर में आज के डेट में शेयर में इन्वेस्टमेंट है 1,26,000 करोड़। अगर इसको परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 65%, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है 23%, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 2%
और शेयर में इन्वेस्टमेंट है लगभग 10%। चलो 10% ही पकड़ लेते हैं, टोटल मिला के 100%। दोस्तों इस शेयर में जो 10% अमाउंट जो अभी निवेश किया हुआ है, इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा अदानी में ही है, और भी कुछ कंपनियां हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूं। तो फिलहाल के लिए ये तो तय हो गया कि पीएफ का पूरा पैसा अदानी की कंपनी में निवेश किया हुआ है बोल के जो झूठा अफवाह फैलाए जा रहे हैं, ये जरासर गलत है और झूठ है। दोस्तों आप जान लेते हैं कि ये जो निवेश होता है ये कैसे होता है, कैसे कंपनी को चुने जाते हैं कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 5% से 15% तक शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आएगा कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसके लिए भी कंप्लीट गाइडलाइंस प्रोविडेंट फंड एक्ट में दिया हुआ है। उसमें क्या लिखा है, जो भी कंपनी में निवेश किया जाएगा, पहला तो है उसका कैपिटल वैल्यू 5000 करोड़ होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, 5000 कैपिटल वैल्यू होने से ही उनको इन्वेस्ट मिल जाएगा ऐसा नहीं है। उनको निफ्टी 50 जो है, इंडिया का जो फर्स्ट 50 कंपनियां जो है, वो निफ्टी 50 लिस्ट में भी उनको शामिल होने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए और भी एक फिगर मैं आपको देना चाहता हूं, जो 31 मार्च 2002 में आया था, वो अभी नेट पे अवेलेबल भी है, आप जाके देख भी सकते हैं। टोटल ईपीएफओ ने शेयर में इन्वेस्ट किया था 1,59,000 करोड़ एंड उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 2,27,000 करोड़, 2,27,000 करोड़। तो मतलब क्या हुआ, 67,000 करोड़ प्रॉफिट ईपीएफओ ने कमाया। तो आखिरकार ये तो हम बोल ही सकते हैं कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 तक आपका जो भी पीएफ का अमाउंट जो भी था, जो भी बैलेंस था, वो सही सलामत में है। दोस्तों आप जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि ये जो निवेश है, ये डिसीजन कौन लेते हैं? क्या मोदी जी लेते हैं? सबको फोन करके बुलाते हैं कि भाई ईपीएफओ का जो पैसा है उसमें अदानी को डाल दो, क्या वो किसी को डाल दो, कि उसमें डाल दो, क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसके लिए भी एक रूल्स बनाया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 1952 जो है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए एक सीबीटी गठन किया जाएगा हर 5 साल में। सीबीटी का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफओ का सारी जो भी काम होता है, जो भी डिसीजन होता है, जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन जो भी होता है, सभी ये ट्रस्टी लेते हैं। तो ये ट्रस्टी में है कौन, ये थोड़ा देख लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत अंडर सेक्शन 5A/1A एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है। अंडर सेक्शन 5A/1AA एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रहते हैं। अंडर सेक्शन 5A/1B इसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। अंडर सेक्शन 5A/1C इसके तहत 15 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट का लोग भी बहुत चिल्लाते रहते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा अदानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पर है। अंडर सेक्शन 5A/1D इसके तहत 10 एम्प्लॉयर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। अंडर सेक्शन 5A/E उसके तहत 10 एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये एम्प्लॉइज का जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये कहां से आता है? एम्प्लॉइज का जो बहुत सारा जो यूनियन होता है, वहीं से चुना जाते हैं कि ये 10 रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। दोस्तों ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जो 43 लोग जो रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इन लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 1 नवंबर 2019 से इन्होंने 2 कंपनी को हायर किया। एक है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसबीआई फंड मैनेजमेंट। आप सब जानते हैं दोनों कंपनियां फंड मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा कंपनियां इंडिया के लिए। और ये 2021 के लिए इनको जो टारगेट दिया गया था, 6.95% का जो मुनाफा के टारगेट दिया गया था, जब एनुअल रिपोर्ट आया तो ऐसा देखा गया कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो है 7.2%। जो भी दोस्त आज ये वीडियो हमारा देख रहे हैं,
हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो किसी की बातों में मत आइए, अब जाके उसको इंटरनेट में सर्च कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको पूरा हेल्प करने के लिए। और हाँ, एक बात तो हम राहुल गांधी जी को जरूर कहना चाहेंगे, आपका ये उल्टा सीधा बोलना, उठ पतंग बातें करना, बाद में फिर जाके माफी मांगना, ये सब करके आप कांग्रेस पार्टी को ऑलरेडी कफिन की तरफ धकेल दिए। उसके ऊपर लास्ट कील मत ठोको यार, क्योंकि हमारा देश में एक अच्छा, एक डेडिकेटेड अपोजिशन की भी जरूरत होता है। जय हिंद।